नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं हम इस खास कार्यक्रम में। महाराष्ट्र की तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र में नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल में पिछले 36 घंटे में 16 नवजात समेत कुल 36 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस रिपोर्ट के बाद सरकारी अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाएं सवालों के घेरे में हैं। अस्पताल के डीन ने दवाओं और मेडिकल स्टाफ की कमी को इसके पीछे की वजह बताई है। डॉक्टर शंकरराव चौहान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय के डीन ने बताया है कि पिछले 36 घंटे में 16 नवजात समेत कुछ 36 लोगों की मौत हुई है। और ये मौत अलग अलग बीमारियों और ज्यादातर बीमारियों, आपको बता दें कि ज्यादातर जो मौतें हैं वो सांप के काटने की वजह से हुई हैं। वहीं मौतों के पीछे की जो वजह सामने आ रही है, दूसरी वजह जो सामने आ रही है, इस मामले को लेकर महाराष्ट्र की सियासत भी गरमाई हुई है। संजय राउत से लेकर कांग्रेस के अशोक चौहान ने सरकारी इंतजाम और एकनाथ शिंदे सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट, इसके बाद इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हो गई। इसमें 12 नवजात भी शामिल हैं। मामला शंकरराव चौहान सरकारी अस्पताल का है। जानकारी के मुताबिक हाफकी प्रशिक्षण अनुसंधान एवं परीक्षण संस्थान ने दवाओं की खरीद बंद कर दी है। इस कारण राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की भारी कमी हो गई है। समय पर दवाओं की आपूर्ति नहीं होने के चलते मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ऐसे में ही शंकरराव चौहान सरकारी अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत हो गई। मामले में सरकारी अस्पताल के अधीक्षक SR वाकोटे का दावा है कि इन मृतकों में अतिरिक्त मरीज भी शामिल है। मरीजों को आखिरी समय पर अस्पताल में लाया गया था। देखिए, हमने ये भी हादसा देखा है, गोरखपुर में ऑक्सीजन कांड हुआ था और 200 से भी ज्यादा बच्चे वहां मृतक हो गए। पूरे देश की हालत ये है, लेकिन महाराष्ट्र की आरोग्य की स्थिति, हेल्थ कंडीशन उससे ऊपर थी। हमेशा महाराष्ट्र ने इस मामले में अच्छा काम किया, लेकिन गत 1-1.5 साल से महाराष्ट्र के सभी शासकीय रुग्णालय जिस तरह से काम कर रहे हैं, ना हेल्थ मिनिस्टर को चिंता है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ना सरकारी डॉक्टर काम कर रहे हैं, किसी का नियंत्रण नहीं। निग्लेक्टेड डिपार्टमेंट अगर कौन सा होगा महाराष्ट्र में, तो हेल्थ डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा कि दवाओं की भी कमी है। इसको देखते हुए आसपास उपलब्ध दवा लिखकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर शंकरराव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में 70 से 80 किलोमीटर के एरिया में मरीज भर्ती किए जाते हैं। रविवार को 24 घंटे में 12 बच्चों की मौत हुई। तबादले होने की वजह से थोड़ी परेशानी हुई है। हाफकिन से दवाइयों की खरीदारी होने वाली थी, मगर वो नहीं हो सकी। इसके चलते परेशानी हुई है। मरीजों की संख्या बढ़ जाने के कारण बजट में भी कमी आई। दवाई न होने के चलते मौत हो, ऐसा कभी नहीं होने देते। जरूरत पड़ने पर स्थानीय लेवल पर दवाइयां खरीद कर दी जाती हैं। बजट के हिसाब से गंभीर मरीजों के लिए दवाइयां यहां उपलब्ध हैं। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये जवळपास 24 लोकांची डेथ झाल्याची माहिती दुपारी माध्यमांच्या मुळे मला मिळाली। तातडीने मी या ठिकाणी आलेलो आहे। इथले डीन यांच्याशी मी आता भेटून त्यांच्याशी मी चर्चा केलेली आहे। परिस्थिती निश्चितच चिंताजनक आहे, गंभीर आहे। तातडीने याची दखल घेण्याची गरज ही आहे। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असल्यामुळे शासनाने याच्यामध्ये तातडीने विना विलंब कारवाई करण्याची आणि त्यातून मदत करण्याची आवश्यकता आहे। 24 मध्ये 6 का 7 लहान बालक आहेत, 2 दिवसाचे, 4 दिवसाचे। काही प्रसूती झालेल्या महिला संदर्भातली माहिती आहे। काही अननोन पॉइझनिंग कशामुळे झालं याची कल्पना नाही, पण ते पॉइझनिंगमुळे एक डेथ झालेली आहे। असं विविध कारणास्तव ज्या काही त्याची ब्रेकअप मिळेल तुम्हाला त्यांच्या टीमकडून, तर साधारण 24 लोकांची मृत्यू झालेला आहे।
इस घटना से नांदेड़ में सनसनी फैल गई और इस मामले की जांच की मांग की जा रही है। मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर भाजपा सरकार पर हजारों करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च करने और बच्चों की दवाइयों के लिए पैसे नहीं होने का आरोप लगाया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने भी कहा कि ये खबर पता चलते ही मैं तुरंत अस्पताल पहुंचा। अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, 70 लोगों की हालत गंभीर बताई जाती है। इस घटना को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और जांच होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध नहीं है। हम सरकार से मरीजों को दवाई और सुविधा उपलब्ध कराने की मांग करते हैं। इस घटना के लिए अस्पताल प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है। बता दें कि इससे पहले अगस्त में महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत का मामला सामने आया था। इस मामले में नगर निगम आयुक्त अभिजीत बांगर की माने तो ठाणे के कलवा में छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत हो गई। इनमें 10 महिलाएं और 8 पुरुष थे। इनमें से 6 ठाणे शहर से, 4 कल्याण से, 3 शाहपुर से, एक भिमडी और उल्लासनगर और गोवंडी से थे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो नांदेड़ में हो रही मौतों को लेकर अब सियासी घमासान तेज हो चुका है और इसी को लेकर अब प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो चुकी हैं। जो विपक्षी अलायंस है वो एकजुट नजर आ रहा है और ये जो नांदेड़ की तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर अब ये आंकड़ा बढ़ चुका है। 36 घंटे में 16 नवजात शिशुओं की मौत और इस मौत का जिम्मेदार किसे माना जाए, ये सवाल उठाया जा रहा है। आप मल्लिकार्जुन खड़गे का ये ट्वीट देख पा रहे हैं। ट्वीट के जरिए ये निशाना साधते हुए नजर आए, आप देख पा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि नांदेड़ में एक सिविल अस्पताल में 12 शिशुओं समेत 24 मरीजों की मृत्यु की खबर बेहद पीड़ादायक है। गंभीरता जाहिर की है, इसे चिंताजनक बताया है और दवाइयों व इलाज की कमी बताई है कि मरीजों में कमी है दवाइयों और इलाज की और इसी के चलते ये दम तोड़ रहे हैं। 2023 में ठाणे के एक सरकारी अस्पताल में भी 18 मरीजों की जान गई थी। एक बार जो हादसा हुए काफी वक्त बीत गया, वो हादसा एक बार फिर से दोहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गोरखपुर ऑक्सीजन कांड का भी जिक्र हो गया इस तस्वीर के सामने आने के बाद। तो जो विपक्षी दल हैं वो लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी ट्वीट के जरिए निशाना साधा है और उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है कि दवाइयों की कमी से 12 नवजात, जो कि 16 अब आंकड़ा बढ़ चुका है, मृत्यु हुई है। दवाइयों के अभाव में प्रचार प्रसार के लिए सरकार के पास पैसा है जो अपने ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन बच्चों की दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। बीजेपी की नजर में गरीबों की जिंदगी के कोई मायने नहीं है। तो केजरीवाल, दिल्ली के सीएम, ने भी ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। महाराष्ट्र के नांदेड़ की इस घटना पर दुख जताया और मौत की खबर से पीड़ा जताई है, संवेदना भी व्यक्त की और उन्होंने कहा कि दवाओं की कमी के चलते ये मौतें हुई हैं। समय रहते इलाज में लापरवाही बरती गई है और ये लापरवाही कैसे हो सकती है। विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार बनाने और गिराने में लगे हुए हैं, लेकिन जनता की जान की इन्हें कोई परवाह नहीं। तो आपको बता दें कि शरद पवार ने भी निशाना साधा है इस घटना को लेकर। दुर्भाग्यपूर्ण बताया है इस घटना को। औरंगाबाद के घाटी अस्पताल में 2 नवजात शिशुओं सहित 8 मरीजों की मौत की घटना ने सरकारी स्वास्थ्य पर काली खपोत दी है। दुर्भाग्यपूर्ण इस घटना को बताते हुए तंज कसा है। तो प्रशासन नहीं जागा, मृतकों के परिवारों के दुख में मैं शामिल हूं, संवेदना व्यक्त करते हुए नजर आए और निशाना साधते हुए भी नजर आए अपने इस ट्वीट के जरिए। सुप्रिया सुले का भी बयान सामने आया। एकनाथ शिंदे की इस ट्रिपल इंजन की खूनी सरकार इसे करार दिया है, क्योंकि ये जो घटना सामने आ रही है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर कोविड में अच्छा काम कर रही थी उद्धव जी की सरकार को गिराने का काम बीजेपी ने किया, ये भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि इस घटना ने
जाहिर सी बात है, अब इस मामले को लेकर राजनीति चरम पर है, क्योंकि ये जो मामला सामने आ रहा है इसने एक बार फिर से कई मामलों को तरोताजा कर दिया है। क्योंकि स्वास्थ्य महकमा जो है कितना बदहाल हो चुका है और ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो लगातार विपक्षी पार्टियों को बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिला है। और आम जनता के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक बदहाली की तस्वीर सामने आ रही है कि इलाज में लापरवाही और बरती गई, कोताही बरती गई, और इसी वजह से इन मासूमों की जान गई। और इस जान का जिम्मेदार किसे माना जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा और क्यों ये लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। दर्शकों की राय भी इस मामले को लेकर बेहद अहम हो जाती है और इसमें अब राजनीति भी चरम है। क्या ऐसे मामले को लेकर राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। संवेदना प्रकट कर देने से और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता देने से क्या ये घटनाएं जो आ रही हैं सामने, स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की तस्वीर जो आ रही है सामने, इसमें क्या कमी देखने को मिलेगी? क्या मौतों के आंकड़े कम हो जाएंगे? और जिनकी जान चली गई, अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। गफूर सैयद जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही हमारे साथ श्रीकांत ओहवाल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी से हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संदीप देसाई जी भी जुड़े हुए हैं, सहयोगी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं आपसे श्रीकांत जी। श्रीकांत जी, ये जो तस्वीर लगातार सामने आ रही है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो गई हैं, इसको लेकर जो विपक्षी दल हैं वो निशाना साधते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप इस अव्यवस्था को, इस कमी का जिम्मेदार किसे मानते हैं? क्या वजह है कि लगातार करोड़ों का बजट दिया जाता है, बावजूद इसके अव्यवस्थाओं की भरमार, और इसका खामियाजा इन मरीजों को भुगतना पड़ता है? धन्यवाद मैडम जी, आपने इस अच्छे एक महत्वपूर्ण मुद्दे को अपने टीवी न्यूज चैनल की तरफ से उठाया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। नांदेड़ जिला के अंदर 24 घंटा में जो 24 मृत्यु हुए हैं, ये बीजेपी की बदमाशी की वजह से हो गए हैं। क्योंकि जहां भी बीजेपी की सरकार है, वो सरकार लोगों के प्रति उतनी सीरियस नहीं है। क्योंकि ये सरकार जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में घोटाला करके बहुत सारी जगह कांग्रेस और बीजेपी के लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में घोटाला करके ही इलेक्शन जितवाते हैं। इसलिए उनको लोगों के जान के बारे में उतने वो सीरियस नहीं होते हैं। और इन्हीं लोगों को पता भी है कि जो गवर्नमेंट रुग्णालय है उधर गोर गरीब बच्चे जाते हैं, उनको भर्ती किया जाता है। और ये अमीरों के बच्चे उधर नहीं होते हैं, नेताओं के लोग बच्चे उधर नहीं होते हैं। तो बीजेपी वो सरकारी अस्पताल में क्यों जाएंगे भाई? अच्छा खासा जब वो खुद ऐसे पद पर हैं तो वो सरकारी अस्पताल में उनके बच्चे क्यों जाएंगे लाइनों में भी? और सरकारी अस्पताल में तो अगर किसी एक नॉर्मल कार्यकर्ता का भी लिंक लगा दिया जाए तो मुझे लगता है काफी सहूलियत और रियायत मिल जाती है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने प्राइवेटाइजेशन का जो मुद्दा आगे लाया, उसके तहत आज हमको ये दिखने को मिल रहा है कि बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल को प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। और जो भी गवर्नमेंट बाकी बचे हैं उसकी अवस्था आप देख रहे हो। 2 महीने के पहले ठाणे जिला के कलवा के अंदर भी ऐसी स्थिति हो गई थी। और अभी अभी की ये घटना है छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद में 24 घंटे में 10 मृत्यु हुए हैं। तो ये बीजेपी की नाकामी है। ये लायक लोग नहीं है, ये सत्ता चलाने में लायक लोग नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में चोरी करके सत्ता पे आते हैं, इसलिए लोगों के बारे में वो सीरियस नहीं है, उनको लोगों का डर नहीं लगता है। ये सरकार बिल्कुल, लेकिन राजनीति से परे सोचना होगा सत्ताधारियों को, वो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। मुझे लगता है एक आम जनमानस की जान इतनी सस्ती नहीं हो सकती कि लापरवाही के चलते जान चली जाए। हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण होती है ऐसे मामलों को लेकर। सुरेश जी जुड़े हुए हैं कानपुर से, स्वागत है आपका। सुरेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हेलो जी, सुन पा रहे हैं सुरेश जी? हाँ सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी प्रांत में किसी की भी सरकार होए,
विपक्षियों को मौका मिल जाता है उनकी उंगली पकड़ के खींचने का। ठीक है, जिस प्रांत में जिसकी सरकार है उसकी जिम्मेदारी तो बनती है। अस्पतालों में जो मौत हो जाती है, कोई कारण मतलब मरीज मर जाता है या डॉक्टरों की लापरवाही या दवा न मिलने के कारण, तो विपक्ष के लोगों को और जो मदद करना चाहिए, मदद करने के बजाय लोगों को टांग पकड़ के राजनीति नहीं खींचना। होनी चाहिए ऐसे मामले को लेकर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। महत्वपूर्ण राय है आपकी। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। प्रेम जी अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। मैम कल ही तो हमारे शिंदे साहब सीएम ऑफ महाराष्ट्र ने इतना बड़ा कम से कम 45 मिनट पर एक चैनल में भाषण दिया था और उन्होंने सारी चीजें बताई थी कि हम आयुष्मान और ये सब चीजों के लिए इतना बड़ा कर दिए हैं कि महाराष्ट्र से बड़ा और कोई नहीं है। लेकिन आज ही ये आ गया। आप देखिए हमारे अभी यहाँ पे जो बॉम्बे में लाल बाग के दर्शन करने के लिए बीजेपी के कितने माननीय लोग आए और उनके लिए इतनी सुविधा दी गई और उनके लिए इतने आदर और सत्कार किया गया। वो क्या मांग के गए यहाँ पे देखिए, और उनके आने से पूरे चैनल पर लाल बाग के दर्शन किए हमारे इन साहब ने, हमारे इन माननीय बीजेपी के दर्शन किए। ये सोचने की चीज है। महाराष्ट्र को इन्होंने बर्बाद करने के लिए नहीं सोच ली है, समझ में नहीं आता। महाराष्ट्र में कभी ऐसा नहीं होता था, इतना बढ़िया इलाज होता था। और कल जब उनका शिंदे साहब का मैंने भाषण प्रेम जी सुना, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से महाराष्ट्र के भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए पिछले 1 सालों से यहाँ पे जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो जो पहले व्यवस्थित थी वो अब अव्यवस्थित हो गई हैं, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और हालांकि इसमें राजनीति भी चरम पर है, वो चाहे पूर्ववर्ती सरकारें रही हों, उनके कार्यकाल में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही है। लेकिन अब जो ये तस्वीर सामने आ रही है, जिस तरीके से 16 नवजात शिशुओं की मौत हुई, और बीमारी कोई भी हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, अगर समय रहते इलाज मिलता है तो मुझे लगता है जान बचाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर वो जद्दोजहद एक जिम्मेदार स्वास्थ्य प्रबंधन की नजर नहीं आती। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संदीप देसाई जी का रुख कर लेते हैं, सहयोगी के तौर पर जुड़े हुए हैं। संदीप जी, इस तस्वीर को कैसे आप देख रहे हैं, क्या वजह है? अनम्यूट कर लीजिए। नांदेड़ शंकरराव चौहान सरकारी अस्पताल में 50 घंटे के ऊपर हो चुका है। अभी तक 31 लोगों की जान चली गई है। इसकी जिम्मेदारी अस्पताल के कोई भी अधिकारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अभी इसके ऊपर जो सीएम है अपने एकनाथ शिंदे जी, वो सरकार ने जांच के आदेश दिए वाले हैं। दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसा सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है। मैडम जी, तो अभी तक कैसा जो अस्पताल में जो दवाइयां है वो नहीं है, अस्पताल में स्टाफ कम है, ऐसा अस्पताल के कोई भी अधिकारी ये मानने के लिए राजी नहीं है। स्टाफ की कमी है लेकिन कोई भी जिम्मेदार ये मानने को तैयार नहीं जिम्मेदारी। है। तो कैसे जी। कैसे ये तय किया जाएगा, कैसे मरीजों की जान बचाई जा सकेगी जब ये मानने को ही तैयार नहीं है? वापस लौटते हैं, अशोक जी जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से। स्वागत है आपका अशोक जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी मैडम, ये बताइए, आज जहाँ भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, कहीं भी हो, अस्पताल हो या चाहे थाना हो, चाहे जहाँ भी आप ले लो, जितनी भी एजेंसियां हैं गवर्नमेंट की जो काम कर रही हैं, इनका एक मूल उद्देश्य है तनख्वाह मिलना। केवल नौकरी करो, पैसा कमाओ, गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करो। हर महीना खड़े हैं हड़ताल पे। गवर्नमेंट अपनी जुगाड़ में लगी रहती है कि केवल हम अपनी जब तक 5 साल हैं सरकार चलाएं, हम भी कमाएं, किसी कदर अपनी 5 साल सरकार बचाएं। अरे इनको तुरंत भगाओ, क्या जरूरत है ब्लैकमेल होने की? पटवारी है, जब देखो तो साल भर हड़ताल में खड़े हैं, क्या जरूरत है? ये हर निकम्मी सरकारें जहां जहां देखो पूरे प्रदेशों में वही स्थिति है, केवल ब्लैकमेल हो रही है ये सरकारें। हर अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। संदीप जी, ये दर्शक ने जो सवाल उठाए, जी संदीप जी आपका ही रुक कर रहे हैं। जी मैडम, अभी तक के अपडेट्स ऐसे है 65 या 70 के ऊपर जो मरीज है वो अभी सीरियस है। अस्पताल में भर्ती जो हुए वाले है वो भी अभी सीरियस है जी। ऐसे अपडेट्स अभी मिले वाले हैं। ठीक है संदीप जी, अभी ये 65 से 70 लोग अभी भी सीरियस कंडीशन में हैं। क्या उनकी मॉनिटरिंग
ऑब्जर्वेशन सही से हो रही है, इलाज उन्हें मुहैया कराया जा रहा है, वो भी तब अब तो होना चाहिए क्योंकि अब ये तस्वीर सामने आ रही है और इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। अब राजनीतिक लिहाज से भी इसे जोड़कर अगर देखा जाए तो नफे और नुकसान वाली बात है। अब तो गंभीरता दिखानी चाहिए। जी जी, नहीं, अभी दोपहर के बाद में प्रशासन अभी गंभीर दिख रहा है। अभी साफ सफाई के ऊपर भी उनका ध्यान है, मरीजों की तरफ भी ध्यान है। ऊपर की जो टीम आने वाली है, जो सीएम साहब ने टीम के लिए जो मायना करने के लिए भेजे वाला है, वो टीम आने का है, उसके पहले ये सब का उनका जल्दबाजी चालू हो गई। ठीक है संदीप जी, आपके पास वापस लौटते हैं। गफूर सैयद जी भी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गफूर जी, देखा जाए तो ये वाकई एक लापरवाही भरी तस्वीर सामने आ रही है और जब इस तरीके की लापरवाही जग जाहिर हो जाती है, उजागर हो जाती है, सवाल खड़े किए जाते हैं, तो इसके बाद तत्परता देखने को मिलती है, गंभीरता देखने को मिलती है। अब सीरियस मरीज हैं, अभी भी 65 से 70 मरीज जो हैं, जैसा कि संदीप जी ने बताया, सीरियस कंडीशन में हैं। अब वही तेजी देखने को मिल रही है, तो ये पहले क्यों नहीं? अनम्यूट करिएगा सर। एक दर्शक जुड़ गए हैं, तब तक उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। कि जो ये दिखाई दिया है बहुत दुखद है। इसको देखने के बाद अगर हम कुछ नहीं बोलते हैं मदद के लिए तो हमें पाप लगेगा। हम तो अपनी पेंशन से 1500 रुपया चंदा देने को तैयार हैं, लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि अपने स्वास्थ्य मंत्री को केंद्र से तुरंत वहां भेजें और जो भी दवाइयां उनके पास नहीं है, जितनी भी प्रांतीय सरकारें हैं जिसके पास जो दवाइयां हैं वहां से लिस्ट मंगाकर तुरंत मदद के लिए भेजें। खरीदारी होने में टाइम लगता है तो यहाँ से मदद के लिए दवाइयां भेजें और जान बचाएं लोगों की। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो विदेशों में दवा भेज के मदद करने का नाटक न किया करें। अपने देश के लोगों को खाना सवाल उठा देने से बिल्कुल ये नहीं हो सकता कि हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे जी ने भी इस घटना को लेकर सवाल तो उठाए हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो तय करनी होगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। गफूर जी, आपका रुख करेंगे। बिल्कुल, अभी जो दर्शक बता रहे थे उनकी जो भावनाएं हैं, और ऐसी भावनाएं मतलब देश के हर जिम्मेदार नागरिक की ये भावनाएं है। क्योंकि अभी आपने जो बताया कि सरकार कब सुधरेगी, मतलब अगस्त में 13 अगस्त को थाने में यह महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा हुआ था और उसके बाद बार बार ये होता आ रहा है। मतलब अभी यहाँ 31 लोग हो गए, छत्रपति संभाजीनगर के 10, अभी आंकड़े उधर के भी बढ़ रहे हैं जो आप ही के चैनल से पता चलता है। तो पहले तो मैं अपनी तरफ से और राष्ट्र सेवा दल की तरफ से इन सभी जो मृतक है, जो मृत है, उनके परिवारजनों के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और मैं यहाँ जानबूझ के अभी और साहब उनकी भावनाएं बताते वक्त तो वो भी काफी एग्रेसिव थे, वैसे हमारे मित्र संदीप देसाई सर वो भी एग्रेसिव थे, लेकिन मैं हर इस चीज को वहां पे लेके जाऊंगा कि ये पूरी जो नाकामयाबी है तो ये सरकार की है। अब हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को हमारे सामने ये सवाल है कि ये कौन सी सरकार हम कहे, क्योंकि कल जो वहां थे आज यहाँ है। मतलब माना जाए तो ये दोनों सरकारें जब मतलब सरकार में काम करने वाले जो आंकड़े हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वो आंकड़े मिलाए हैं, आंकड़े बढ़ाए हैं, उसको देखा जाए तो हर कोई एक ही है, सब एक है। अगर सब आप सब लोग एक हो तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो अगर आपकी जिम्मेदारी बनती है तो ये तुरंत सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री जो है डॉक्टर तानाजी सावंत, तो मेरी समझ में जहां तक मैं समझता हूं तो बड़े पढ़े लिखे हैं, वो क्वालिफाइड है और वो ये समाज के प्रति अच्छी संवेदना रखते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, उनसे मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप जल्द से जल्द उनके लिए, अगर आप उनको नीचे नहीं ला सकते, उनका रिजाइन नहीं ले सकते, तो उनको कोई अगर कोऑपरेट करने के लिए और कोई मंत्री और कोई बंदा अगर दे सको तो जल्दी से जल्दी दे दो। लेकिन जो ये नवजात शिशु ये जो जाने चली जा रही है, आप बिल्कुल सोच सकते हैं कि ये जो जाने वाली जान है 1 दिन से 4 दिन, मतलब इसके बीच की वो जान है, ये नवजात शिशु है। तो आज उनके घर की क्या हालत होगी, उनके घर वालों पर क्या बीती होगी। और मैंने आज महाराष्ट्र टाइम्स में ये भी पढ़ा कि उनके जो परिजन है, जो घर वाले हैं, वो कोई कंप्लेंट देने के लिए भी काफी देर तक नहीं गए थे।
मतलब ये क्या दहशत का माहौल है? क्या लोग डर रहे हैं क्या? बिल्कुल। अपने घर का कोई ये क्यों जा रहा है? यही लोग इतने हालात दबाव में क्यों बनने हैं? वाले हैं आने वाले समय में कि अगर किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई तकलीफ है, तो लोगों के जहन में एक डर पैदा हो गया है कि हम इसको ले जाएंगे तो भी इसको मरना है, और नहीं ले जाएंगे, नहीं इलाज मुहैया होगा तो भी इसको मरना है। तो इससे बेहतर है ना कि इलाज के लिए अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं है, जब हमारी सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों की वो इस तरीके की लचर हैं। और इसको लेकर अब मौतों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। ये सोने पे सुहागा है, इस तरीके के ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। श्रीकांत जी, यह लगातार आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट सुना, आपने राहुल गांधी का जो ट्वीट सामने आया कि बीजेपी को प्रचार प्रसार में खर्च करने के लिए करोड़ों रुपए हैं बीजेपी के पास, सत्ताधारियों के पास, लेकिन इन गरीबों के इलाज के लिए नहीं है। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि दर्शकों की राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संत कबीर नगर से एक दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी मैम, जैसे जो मौतें हो तो उसको तब हम लोग वापस नहीं कर सकते, नहीं आगे होने वाली मौतों को हम लोग रोक सकते हैं। हाँ, अच्छे डॉक्टर मंगा के, दवा मंगा के, अच्छी व्यवस्था करके हम जल्दी से मौतों को रोक सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। आपका रुख करेंगे श्रीकांत हुवाल जी, आपसे मेरा सवाल था इस राजनीति को लेकर कि जो ट्वीट के जरिए विपक्ष निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ऐसे मामलों पर राजनीति होनी चाहिए? राजनीति करना मैडम गलती है, राजनीति का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ कोई, लेकिन जो लोग इस पर आवाज उठा रहे हैं वो गलत भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी हजारों लाखों रुपए का डेली खर्चा करके हवाई जहाजों में घूमते हैं, उनका घूमने का, खाने का, रहने का लाखों करोड़ों रुपया डेली का खर्चा होता है। महाराष्ट्र शासन के अंदर जितने मंत्री हैं वो भी हजारों लाखों रुपए डेली खर्चा करते हैं, प्रचार पर खर्चा करते हैं, प्रसार पर खर्चा करते हैं, लेकिन रुग्णालय में, हॉस्पिटल में मेडिसिन तक नहीं है। उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे शासन लोगों को। ये बीजेपी वाले जो लोग हैं, इन्होंने राजनीति छोड़ देनी चाहिए। ये राजनीति करने ठीक है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, विपक्ष को बोलने का अधिकार है। अगर देखा जाए जिस तरीके से ट्वीट किया गया इस मामले को लेकर, शरद पवार ने जो ट्वीट किया उसके जरिए और भी एक घटना का जिक्र कर दिया उन्होंने कि ऐसी घटना पिछले दिनों ये भी सामने आई। तो जब एक घटना सामने आती है तो न जाने कितनी घटनाएं उसके साथ जुड़ जाती हैं। गोरखपुर ऑक्सीजन कांड का भी जिक्र हो गया, लेकिन इससे सबक क्यों नहीं लिया जाता ऐसी घटनाओं से? बीजेपी की सरकार है, वो लोगों के प्रति सीरियस नहीं है, उनको राजनीति के प्रति वो सीरियस है। और ये लोग बार बार सत्ता में आने के बाद ये मुजोरे हो गए हैं। और ये कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस बार बार सत्ता में आने के बाद लोगों की समस्या बढ़ रही है। हम लोग समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कारण पर चर्चा नहीं कर रहे। इसका मूल कारण है शासक जाति के लोग और गरीब जनता का डीएनए एक नहीं है, इसलिए शासक वो तो कभी भी नहीं रहा श्रीकांत जी, वो तो कभी भी नहीं रहा। मुझे लगता है अगर आज बीजेपी की सरकार है, पिछली पूर्ववर्ती सरकारों का जिक्र करें तो मुझे लगता है इस बात का इससे कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा। दोनों का भी बोल रहा हूँ, ये बार बार सत्ता में आने की वजह से ये लोग पुरजोर मुजोर हो गए हैं। इनको बदल देना चाहिए, क्योंकि ये लोग लोगों के प्रति ईमानदार नहीं है। एक पार्टी को तोड़ रहे हैं, ईडी का धमकी दिखा रहे हैं, सीबीआई का धमकी दिखा रहे हैं, लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों के प्रति काम नहीं कर रहे, लोगों के समस्या पर काम नहीं कर रहे, क्योंकि ये लोगों के वोटिंग का लेना देना नहीं है। उनको पता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर गड़बड़ी करके हम चुनाव जीतेंगे, करके लोगों का काम करने में उनको उतना सीरियस नहीं लोगों के प्रति। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यही हमारा मुख्य रीजन है। जब तक ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रहेगा तब तक हमारी जाने जाती रहेगी, ऐसे हजारों समस्या निर्माण होती रहेगी। श्रीकांत जी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही हमारी मूल जड़ है, उसको खत्म करना चाहिए। जब तक वो खत्म नहीं होती है तब तक हमारे ऐसे मृत्यु हजारों होते रहेंगे, और हम कितने भी डिबेट करें उस पर कुछ होने वाला नहीं है।
क्योंकि हमारे जड़ का कारण है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्योंकि इसके अंदर जो लोग चुन के जाते हैं, हम लोग घोड़े को चुनना चाहते हैं लेकिन गधे चुन के आ रहे हैं, गधे को हमारा वोट जा रहे हैं। और ये बहुत सारे ऐसे गधे हैं जो लोगों के समस्या पर काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए 26 नवंबर 2023 को दिल्ली के इलेक्शन कमीशन को बहुजन मुक्ति पार्टी और वामसेप और इतर समर्थक संगठन ने घेराव डालने का भी हमने कार्यक्रम रखा है। 26 नवंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन दिल्ली को हम घेराव करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बंद करना होगा। इसी से हमारी हत्या हो रही है, हमारी लोगों की जान जा रही है, हमारी लोगों की नौकरी खत्म हो रही है, रोजगार खत्म हो रहा है, शिक्षा खत्म हो रही है, हमें कोई भी नहीं मिल रहा है। इसका मूल कारण है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसको हर तरह से हटाना होगा, क्योंकि इससे कांग्रेस। चलिए, हालांकि इस पर हम चर्चा करेंगे तो ये मुद्दा थोड़ा अलग हो जाएगा, इसलिए हम मुद्दे पर वापस लौटते हैं। आप 26 नवंबर को घेराव करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफिस का, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक तरीके से ईवीएम के जरिए वोटिंग मशीनों का आप बहिष्कार कर रहे हैं। संदीप जी, इससे इस बदहाली का कनेक्शन आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या एक ये कारण है संदीप? जी, आप श्रीकांत जी को सुन पा रहे थे? जी, आवाज कम आ रहा है। जी, आपने श्रीकांत जी को सुना होगा, उन्होंने कहा एक सबसे बड़ा कारण जो उन्होंने बताया कि ये इलेक्ट्रिक जिस तरीके से वोटिंग मशीनों को बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं, और कारण भी बता रहे हैं कि एक ये वोट बैंक की राजनीति तो सभी सत्ताधारी करते हैं, लेकिन ये जो नांदेड़ की जो घटना सामने आ रही है, इसका क्या वाकई कनेक्शन है? नहीं, वाकई कनेक्शन ऐसा नहीं बोल सकते, मगर अभी जान तो 31 लोगों की चली गई अभी फिलहाल। तो वो तो सियासत हो गया कि वोटिंग मशीन या बाकी की बातें। और जो दवाइयां और जो स्टाफ रहना चाहिए अस्पताल में, जो रेडी रहना चाहिए, जो गौर गरीब लोग आते हैं अस्पताल में, उनके लिए सरकार ने कुछ ना कुछ तो भी आगे कदम उठाना चाहिए। एक दर्शक का भी सवाल था संदीप, यहाँ पर एक दर्शक जुड़े हुए थे, उनका कहना था कि ठीक है, जो घटना हो गई उससे सबक लेना चाहिए और सत्ताधारियों को ये सोचना चाहिए कि अब आगे मौतें ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाए। आगे मौतें ना हो इसीलिए जो दवाइयां है, जो स्टाफ है, जो तज्ञ, जो डॉक्टर्स है, उनकी संख्या बढ़ाना चाहिए। ऑलरेडी जो स्टाफ आगे है, चल के जो ऐसे घटना है वो घट जाएंगे या कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। ठीक है, स्टाफ पर्याप्त होना चाहिए, जिसके चलते अगर डॉक्टर पर्याप्त हैं तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को देख सकेंगे, उनका इलाज कर सकेंगे। एक ये भी बात निकल कर यहाँ पर ये भी बिंदु सामने आ रहा है। गफूर जी, आपका रुख करेंगे। देखा जाए, आप श्रीकांत जी की बात को आपने बखूबी सुना होगा, इस बात को इससे कैसे रिलेट कर पा रहे हैं, और क्या ये कारण हो सकता है जिस तरीके से राजनीति चरम पर है? और ये घटनाएं आपने देखा होगा सरकारी अस्पतालों में किस तरीके से मेडिसिन को लेकर जो पर्चे थमाए जाते हैं, मरीजों के परिजनों को बाहर से बोल दिया जाता है कि आप खरीद कर लाइए, लेकिन वो सरकारी दवाइयां जो ऑलरेडी मुहैया कराई जाती हैं वो एक्सपायर हो जाती हैं, उन्हें फेंक दिया जाता है कबाड़ में, उन्हें जला दिया जाता है। ये स्थिति है हमारे यहाँ की। तो इस स्थिति पर सुधार कैसे संभव होगा? और ये ऐसा नहीं है कि ये स्वास्थ्य प्रबंधन को या हेल्थ मिनिस्ट्री को पता नहीं होगा, पता होने के बावजूद भी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। बिल्कुल, मैं मतलब ये जो इतना सेंसिटिव मसला है, इतने सेंसिटिव मसले में मैं कोई राजनीति में या पॉलिटिकल कोई बयानबाजी करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गहरा है। और आज जिस तरीके से उन परिजनों की क्या हालत होगी, अगर परिजनों में से कोई अगर हमारी डिबेट सुनेगा तो उसको ये लगना नहीं चाहिए कि हम इस पे भी राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं आपके जरिए से एक अलग तरफ आपका रुख लेके जाऊंगा कि देखिए, जहां तक सरकारें बैठती है और कौन सी भी नई सरकार आ जाए तो वो सरकार अपने तरीके से प्राइवेटाइजेशन पर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो नर्सिंग स्टाफ है, जो कोई आपका मेडिकल स्टाफ है, तो वो स्टाफ को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेते हैं। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जाता है
तो उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के इस पे जिनको अपॉइंट किया जाता है, तो उस वक्त भी राजनीतिक वहां के जो लोकल एमएलए है या लोकल कोई कार्यकर्ता है उस पक्ष के, तो उन पक्ष के कार्यकर्ताओं को उनके राय मशवरा उनके साथ करने के बाद उस आदमी को वहां पे बिठाया जाता है। और कोविड में जिन लोगों ने सेवाएं दी, और दुर्भाग्य से मैं यह आपके जरिए से बताना चाहूंगा दर्शकों को और आप सभी को कि जिन लोगों ने कोविड में सेवाएं दी, उन लोगों को कोविड के बाद जब दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आ गया तो उन लोगों को निकाल दिया गया और उनमें से 70% लोग घर में बैठे थे, 30% ही वापस आ गए कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। तो ये जो बातें हो रही है ये बेहद चिंताजनक है। और दूसरी मेन बात, जो मेडिकल ऑफिसर है, और मेडिकल ऑफिसर उस पैमाने में उस अस्पताल में, सरकारी अस्पताल जहां पे भी है, वहां को मेडिकल ऑफिसर उतने तरीके से ड्यूटी नहीं कर रहे। क्यों ड्यूटी नहीं कर रहे? क्योंकि वो मेडिकल ऑफिसर पहले तो मतलब ये मान लो कि पुणे का कोई अस्पताल है और पुणे में अस्पताल में ऑन ड्यूटी ऑफिसर है, तो उसका उसी के साइड में थोड़ी दूरी पे उसका खुद का भी प्रैक्टिस चल रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे हालात में खुद के प्रैक्टिस की तरफ वो लोग ध्यान देंगे, और जाहिर सी बात है अगर वो खुद की प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे तो मेडिकल ऑफिस, वहाँ जो गवर्नमेंट अस्पताल है वहां तो उनकी जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और दूसरी एक बात मैं आपको मतलब आपके चैनल के जरिए से ये बता दूं कि आजकल जो सरकारी अलग अलग योजनाओं के जरिए से जो ऑपरेशन हो रहे हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं, यो मिसाल के तौर पे यूं माना जाए कि अगर आपका कोई बोन का कोई ऑपरेशन है तो ऑपरेशन कहने के लिए सरकार फ्री में दे रही है, क्योंकि अलग अलग उनके जो एम्पायर खड़े हैं, अस्पताल खड़े हैं, वहां पे वो सुविधाएं है। लेकिन जहां पे हम अगर एक बार पेशेंट लेके अंदर चले जाए और अंदर चले जाने के बाद वहां का जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट हम लोगों को यह बता देता है कि भाई उसके लिए हमको रॉड डालना है, जो रॉड सरकार हमको जो देती है वो 2500 का आता है, और आपको अगर ये रॉड अच्छे से चाहिए तो आपको 7000 देना पड़ेगा, 10,000 देना पड़ेगा। जब ये मान के चलो कि मेरे घर का कोई पेशेंट अस्पताल में पड़ा है और उसको रॉड डालना जरूरी है, और डॉक्टर एक साइड से ये कह रहे हैं कि भाई आपको 2500 का हम लोगों को सरकार देती है, लेकिन ये हम डालेंगे तो एमआरआई की मशीन में हम आपको नहीं डाल सकते। आपको अगर एमआरआई के लिए लेके जाना है तो ये रॉड वहां पे नहीं चलेगा, आपको 7000 का रॉड डालना पड़ेगा। तो मजबूरी है, बाहर से लेना पड़ेगा। हमारी ये सुविधाएं हमारे किस काम की? तो ये सुविधा के नाम पर भी इनके जो बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, ये पैसा लोगों से लूटा जा रहा है, ये बेहद दर्दनाक है। और आने वाले समय में जो सुविधाएं, जो सेवाएं सिर्फ कहने के लिए, ऐड करने के लिए ही चले रहेगी। श्रीकांत जी, बिल्कुल जो आम जनता है, यही हकीकत है। श्रीकांत जी, ये जो भ्रष्टाचार की बली योजनाएं चढ़ रही हैं और अब और इन योजनाओं का खामियाजा इन मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से योजनाएं आम जनता के हित के लिए चलाई जाती हैं, ना कि और ज्यादा उनका इस तरीके से कहा जाए शोषण किया जाए। आर्थिक रूप से अगर कोई कमजोर है व्यक्ति, वही योजना का लाभ उठाएगा ना, वही सोचेगा कि मुझे इस योजना का लाभ मिल सके। लेकिन अब ये सत्ता की कुर्सी इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी है कि इसके आगे अब आम जनता की मौत भी कम हो गई, या ये कहा जाए इतना कम आका जाने लगा है। और इस लापरवाही का नतीजा ये है, ये जो तस्वीर सामने आ रही है नांदेड़ से। श्रीकांत जी, बरोबर। जी जी जी, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि सरकार को राजनीति में इंटरेस्ट है, लोगों की समस्या सुलझाने में नहीं। तो ऐसी सरकार को उस कुर्सी पर बैठने की जरूरत नहीं है। जो लोगों की समस्या सुलझा नहीं सकती, वो सरकार ज्यादा इंटरेस्ट अगर राजनीति में करनी है तो उनको राजनीति में रहने के वो लायक नहीं है। मैं उनको नालायक नहीं कहूंगा, लेकिन लायक नहीं है। बीजेपी बहुत सारी देशभक्ति का ढिंडोरा पीटती है, बहुत सारे लोगों को हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांटती है। आज जितने भी बच्चे ज्यादा मर गए हैं उसमें से बहुत सारे हिंदू हैं। बिल्कुल। मैं के लोगों को पूछना चाहता हूं
आप जो सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हो, आज हमारे ही धर्म के हमारे ही गोर गरीब लोग अगर मर रहे हैं तो उस पर आज काम क्यों कर नहीं हो, उस उधर मेडिसिन प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे हो। इसका मतलब मैं बार बार मैडम ये बोल रहा था, कांग्रेस बीजेपी दोनों ने मिलके जो प्राइवेटाइजेशन लाया उसी का वो नतीजा है। बहुत सारे डॉक्टर कम किए, बहुत सारे उधर के मेडिसिन के बारे में उधर काटछाट कर दी गई, बहुत सारे दवाखाने के अंदर जितना भी सिस्टम था वो खत्म कर दिया, और ये बहुत सारे जो हॉस्पिटल हैं उद्योगपति को बेचने के लिए उन्होंने जीआर भी निकाले हैं। तो ये बीजेपी नालागिरी ज्यादा कर रही है, बदमाशगिरी ज्यादा कर रही है। तो ये लोगों को गरीबों के बारे में सीरियस नहीं है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस ये कहना छोड़ देना चाहिए सत्ताधारी पार्टियों को कि सबका साथ सबका विकास के सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल कहना छोड़ देना चाहिए अगर इस तरीके की तस्वीर और आम जनता की मौतें इस तरीके से हो रही हैं लापरवाही के चलते। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। जलेश जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जलीस जी, थैंक यू सोनी जी, आपने मुझे समय दिया जी। ये बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, योजनाएं बनेंगी बिगड़ेंगी, गरीब जहां था वहां और गरीब हो जाएगा। तो जब तक आदमी की इनकम नहीं बढ़ेगी, शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीजें अगर शीर्ष प्राथमिकता पर नहीं रहेंगी तो कोई कारण ही नहीं। अगर शिक्षा अच्छी होगी तो स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहेगा और वो अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहेगा। नेता और अभिनेता ये तो अपने काम में जुटे हैं और जुटे रहेंगे, लेकिन जो सरकार की स्वास्थ्य रक्षक योजनाएं हैं, जब तक गरीबों को फोकस करके नहीं बनेगी तब तक गरीबों के बच्चे भेड़ बकरियों की तरह मरते रहेंगे और हम आप इसी तरीके की चर्चा करते करते समय पूरा कर लेंगे। बिल्कुल, हकीकत कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। बिल्कुल, जिस तरीके से राजनीति चरम पर है या ऐसे मामले को लेकर लगातार हमारी सत्ताधारी पार्टी इस बात का जिक्र करती है कि हम स्मार्ट सिटी का एक सपना संजोए बैठे हैं, उसी आधार पर काम किया जा रहा है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है, हम गरीबों का विकास कर रहे हैं, हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए, जब इस तरीके की तस्वीर सामने आती है तो इससे इन बातों की पोल खुलती हुई नजर आती है कि असल मायने में आप क्या कर रहे हैं, आम जनता के लिहाज से कितना सोच रहे हैं, उनको जो सुविधाएं वाकई मिलनी चाहिए। क्योंकि स्मार्ट सिटी या स्मार्ट देश का जो सपना सजोए हैं, तो जहां की शिक्षा बेहतर होगी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होंगी, तो मुझे लगता है वहां की चीजों को लेकर या हम तब कह सकते हैं कि हम एक विकसित देश में रह रहे हैं, ये कह सकते हैं, इस बात का जिक्र कर सकते हैं। संदीप जी, आपका रुख करेंगे, अपडेट के साथ आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल जो स्थितियां इस वक्त नांदेड़ से सामने आ रही हैं। आपने जैसा कि बताया, आंकड़े भी बढ़ते हुए नजर आए, 31 लोगों की मौत हो गई है। अब मेडिसिन का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर जो कमी देखने को मिल रही थी, तो क्या अब उसमें तत्परता देखने को मिल रही है? मेडिसिन उपलब्ध कराई गई है, उचित इलाज मुहैया कराया जा रहा है? स्वास्थ्य मंत्री जो हसन मुशर्रफ है, उन्होंने भी अभी विजिट दिए वाला है हॉस्पिटल को। अपने जो पूर्व मुख्यमंत्री है अशोक राव चौहान, उन्होंने भी विजिट दिए वाला है कल अस्पताल को। तो अभी क्या जो परिजन है, जो 31 लोगों की मौत हो गई, वो परिजनों का कहना है कि लीडर भी नहीं है इसके लिए जिम्मेदार, अधिकारी नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ऐसा सवाल सामने आ रहा है। इसके लिए लीडर भी जिम्मेदार नहीं है, अस्पताल प्रबंधन भी जिम्मेदार नहीं है। अगर हेल्थ मिनिस्ट्री, जिला प्रशासन, चाहे जिला प्रशासन का जिक्र करें या शासन स्तर पर जिक्र करें, जिम्मेदारी तो दोनों को ही लेनी होगी। अगर प्रशासनिक स्तर पर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये चीजें व्यवस्थित नहीं हो रही हैं, तो शासन स्तर पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए, किसी ना किसी को तो तय करनी होगी जिम्मेदारी। यहाँ पे तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए राजी नहीं है, कुछ ना कुछ तो कारण बता रहे हैं प्रशासन की ओर से। इस मामले को लेकर क्या डीएम की कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? नहीं, उनका कहना क्या है, अदर डिस्ट्रिक्ट के कुछ गंभीर मरीज आए वाले थे अस्पताल में और वो बहुत ही सीरियस मैटर था, इसीलिए उनकी मौत हो गई, ऐसा प्रशासन का कहना है।
ज्यादातर जो मौतों के आंकड़े हैं संदीप, तो क्या वजह निकलकर सामने आई है, किस वजह से ये मौतों का आंकड़ा बढ़ा? कल रात से आज दोपहर तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इसीलिए उनका कहना क्या है, अंदर जो नर्स वगैरह है उनका कहना क्या है कि स्टाफ की कमी और टाइम टू टाइम दवाइयां नहीं मिल पाई वो लोगों को, ऐसा उनका कहना है। बिल्कुल, तो फिर एडमिट नहीं करना चाहिए था वहां पर, आप रेफर कर देते किसी और हॉस्पिटल के को, अगर रेफर किया जाता तो मुझे लगता है फिर भी जान बचाई जा सकती थी, अगर समय रहते मेडिसिन मिल पाती। नहीं, अस्पताल का प्रशासन रेफर नहीं कर पाया, वहां पे ही उनको रखा गया और टाइम जैसा निकलते गया वैसा ये बुरी खबर सुनने में आई वाली है। जी, सीएमओ की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? नहीं, सीएमओ की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। उनका कहना वही था इसके पहले कल कि भाई वो जो मरीज थे वो बहुत ही सीरियस मैटर था उनका, इसलिए ये सब हो गया, ऐसा उनका कहना है। हमारे साथ गफूर सैयद जी भी जुड़े हुए हैं। गफूर जी, अगर देखा जाए और स्वास्थ्य प्रबंधन को और कितना सतर्क रहने की जरूरत है, कितना और सुधार लाने की जरूरत है ताकि इस तरीके की तस्वीरें ना दोहराएं? बिल्कुल, आने वाले समय में स्वास्थ्य प्रबंधक जो भी है तो इनको अपनी जिम्मेदारियां बखूबी उन लोगों का, मतलब उन लोगों ने ये सोचना चाहिए कि भाई हम लोग गरीबों पे इलाज नहीं कर रहे, हम हमारे परिजनों पे इलाज कर रहे हैं। हमारे परिजन ही है जो हमसे इलाज के लिए यहाँ कतार में खड़े हैं, हमारे यहाँ एडमिट है। अभी जो हमारे मित्र संदीप जी ने बताया कि प्रशासन की तरफ से हर कोई, मतलब परिजनों का अभी ये मानना है कि इसके लिए जिम्मेदार ना प्रशासन है ना शासन है। तो मैं फिर जैसे हमारे मित्र श्रीकांत जी बोल रहे हैं उस तरफ मैं रुख लाना चाहूंगा आप सभी लोगों का कि आज के हालात देखो कैसे बन गए, हर कोई डर रहा है। ये कौन सी दहशत है कि भाई हमारे घर का कोई बच्चा, हमारे घर का बच्चा मर जाने के बाद हम ये कह रहे हैं कि भाई इसको ना प्रशासन जिम्मेदार है ना शासन जिम्मेदार है, तो क्या वो घर वाले लोग जिम्मेदार है क्या इसके लिए? तो नहीं, गलती उन्हीं की रही होगी क्योंकि वो लेकर गए ऐसे अस्पताल में जहां पर मेडिसिन उन्हें नहीं मिल पाई, उनके मरीजों की जान नहीं बच पाई। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, ऐसा सुनने में भी लगता है कि इस तरीके का वक्तव्य कैसे सामने आ सकता है। हम जब लोग ये कहते हैं कि सरकार हमारी है, सरकार मेरी है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी तो हम सब जितने महाराष्ट्र के जितने भी लोग हैं सब लोगों की जिम्मेदारी सरकार है, इसलिए तो सरकार को हम यहाँ महाराष्ट्र में माए बाप सरकार कहते हैं। अगर माए बाप हमारी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो जिम्मेदारी लेगा कौन? तो मैं ये चाहूंगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महोदय जो हर कोई कहता है कि बहुत ही सेंसिटिव शख्सियत है, तो उन लोगों ने इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन लोगों ने जिम्मेदारी लेके सिर्फ बयानबाजी के लिए ये नहीं कहना चाहिए कि मैं वहाँ पूछताछ करूंगा, वहाँ कमेटी बैठेगी और उससे जो पनिशमेंट होगी। उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए और जो भी मतलब ये सार्वजनिक अस्पताल है इन अस्पतालों का ऑडिट होना जरूरी है, ये मैं चाहूंगा। क्योंकि अभी बैठे बैठे मैं 200 अस्पताल के नाम गिना सकता हूँ जहाँ पे मशीनरी तो है लेकिन वो बंदा नहीं जो मशीनरी चलाने के लिए, बिल्कुल, वो लोग नहीं है उनके पास। और जो अभी मसला आया नर्सिंग स्टाफ का, जो बच्चों को दवाइयां नहीं मिली, तो यही हालात है। 100 बेड का 50 बेड का अस्पताल तो बनता है लेकिन वहाँ नर्सिंग स्टाफ कितना अवेलेबल है, कितने नर्सेस वहाँ पे काम करते हैं? अभी कुछ अस्पताल तो ऐसे है जहाँ पे 20 बेड है और 1 नर्स वहाँ पे है, तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी अस्पताल है। तो ये इसमें सुधार बेहद जरूरी है और सरकार ने जल्द से जल्द इसमें कोई सुधार लाना जरूरी है। बिल्कुल जी, धन्यवाद। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि सत्ता पक्ष के एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है और यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, चाहे वो जिला प्रशासन का जिक्र करें या शासन स्तर का जिक्र करें, और ये कह देना बंद कर देना चाहिए कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं और इस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं वो चुस्त दुरुस्त हैं। क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होती तो ये नांदेड़ से ये तस्वीर सामने नहीं आ रही होती जिस तरीके से 31 लोगों की मौत हो गई, उनमें से 16 नवजात शिशु भी शामिल हैं। बेहद शर्मनाक ये तस्वीर सामने आ रही है और चुनौती है सरकार के लिए। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।